हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। तो चलिए हम 59 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे स्किप ना करिए, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे पूरा देखिए आप सब बिना स्किप किए। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो मैथिली भाषा, ऑप्शन सी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में, अतः विकल्प सी संगत होगा। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नवीन की लहर कहा है, मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो बी ऑप्शन सही है, हिंदवी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखने, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां आदि है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, मिश्रित अपभ्रंश। इसकी व्याख्या करते हैं। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तुरहित राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालचंद्र बिजावई भाषा दुनहि लगई दुज्जन भाषा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो ये ऑप्शन डी कीर्ति लता की है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्ति लता ग्रंथ से है या अवहट्ट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है। कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? ऑप्शन बी सही है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा, इसकी व्याख्या करते हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और खालिक बारिश अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, विद्यापति। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रैदास, नानक और कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन होगा हमारा बी सही, राजा नल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो ऑप्शन होगा डी सही, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या करते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों के नाम निम्न है: नागा अर्जुन, जड़ भरत, और तीसरा है हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ और चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। ऑप्शन बी सही है, पृथ्वीराज रासो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप है और इसका अधिकार साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान का पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, संयोगात्मकता की ओर झुकाव। इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सत्य हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे: आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। ये 8 स्वर मूल स्वर थे। मूल स्वर कौन? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ये ए, आओ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः आए, आओ, आ, ओ जैसा था। ना, रा, ला, सा व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश में दंत ध्वनि थे। आदिकाल में ये वत्सर्य हो गए। नह, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः ना, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन ना रहकर मूल व्यंजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्मान बाण छूटहि अपार, लागत लोह इस सारि धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन स्त्रोण बहत अस रकत रेत।
उन पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो ऑप्शन होगा सी सही, पृथ्वीराज रासो की सेना व समुद्र शिखर की सेना। तो इसकी व्याख्या करते हैं, उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कई मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसकी व्याख्या करते हैं, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। सूर साहित्य 1930 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, कबीर 1941 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में और सहज साधना 1963 ईस्वी में, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। पद्मावती समय जो रासो का 20वां समय सर्ग है में चंद्रबरदाई ने सिंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव या यथार्थ अंकन किया। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो ऑप्शन होगा डी लुइपा। तो इसकी व्याख्या करते हैं, तिब्बत की 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो ऑप्शन होगा ए अमीर खुसरो। तो इसकी व्याख्या करते हैं, अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें महत्वपूर्ण खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। स्वयंभू 8वीं सदी अपभ्रंश भाषा के कवि थे। इनके ग्रंथ पौन चरयू, रिट्ठल एड़ेमी चरयू है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत 10वीं सदी को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, अणय कुमार चरयू एवं जसहर चरयू। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन होगा बी पृथ्वीराज रासो। तो इसकी व्याख्या करते हैं, तो पृथ्वीराज रासो है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की। राजकुमार वर्मा ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में
छप्पे छंदों की बहुलता है। इन छप्पियों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है हमारा गोरखनाथ और उनका युग, तो रांगे राघव होगा। और नाथ संप्रदाय होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और सिद्ध साहित्य होगा धर्मवीर भारती। तो ये यहीं पे ये दिया गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ऑप्शन सी सही है, चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। इसकी व्याख्या करते हैं। जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम निम्नलिखित है। चंद्रवरदाई 1168 से 1192 ईस्वी, जगनिक है 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी, श्रीधर है 14वीं सदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो भविष्यत कहा। इसकी व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित्र काव्य धनपाल कृति भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योग सार परमात्म प्रकाश के लेखक जो इंदु हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे। तो गोरखनाथ जी थे। इसकी व्याख्या करते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरच सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागा अर्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट और जलंधर मल्ल्यार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन है। तो पुष्यदंत हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। महापुराण आदिकाल ग्रंथ है। इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं 63 पुरुष और गुणालंकार, अणयकुमार चरियु और जसहर चरियु। और 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभीति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कणहप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है। ऑप्शन डी सही है, राजमती। तो
इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बीसल देव रासो की नायिका राजमती हैं। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी एक रासो साहित्य है जिसके रचनाकार नरपति नाल्हा है। यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल रासो। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ऑप्शन इसकी व्याख्या करते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। थर्ड है श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। फोर्थ है अपने आश्रयदाता राजाओं एवं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमावस घरी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी बयंद गरजे बाजत अनहद दूर। तो उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या करते हैं। अमावस घरी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी व्यंद गरजे बाजत अनहद दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन होगा सही ए पृथ्वीराज रासो। और इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कस सकते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा ये भी ज़रूर बताया करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।